हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पादपों में आकारीय विविधता के अंदर पादपों की कैटेगरी देखी थी, जिसके अंदर हमने पादपों की जो विशेष रूप से देखा था कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले और जल की आवश्यकता के अनुसार पाए जाने वाले पादप कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब है कि जो डाइवर्सिटी विविधता है वो किसके आधार पे, जो पादपों का आकार है उसके आधार पे हम विविधताएं देखेंगे कि पादप कौन कौन से आकार के होते हैं। तो मुख्यतः पादपों के आधार पे जो इनको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो मुख्यतः तीन भाग हैं। सबसे पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी या शुक भी कहते हैं, और जो तीसरा है वो है वृक्ष यानी कि ट्री। तो सबसे पहले हम शाख पादप के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो शाख पादप होते हैं ये पादप कोमल होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इनकी में अंदर कास्ट नहीं पाई जाती, यानी कि जो लकड़ी होती है वो नहीं पाई जाती। कुछ वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, अधिक आकार ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे रहते हैं। इनका जो तना होता है वो बहुत कोमल होता है, इनके अंदर कास्ट यानी कि लकड़ी नहीं पाई जाती। इस प्रकार ये शाख पादप पाए जाते हैं। इनका उदाहरण रहेगा गेहूं। ठीक है जी। तो जो गेहूं की फसल है हम देखते हैं वो ज्यादा लंबी नहीं हो पाती, ना ज्यादा अधिक विस्तृत वो पादप है, वो फैल भी नहीं पाता, और ना ही उसके अंदर तने के अंदर लकड़ी पाई जाती है। तो वो उदाहरण रहेगा शाख का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शाकीय पादपों में भूमिगत तना होता है वो हायासित होता है। हायासित का मतलब होता है कि नष्ट हुआ हुआ होता है। भूमिगत का मतलब है भूमि के अंदर, अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो हायासित यानी कि नष्ट हुआ हुआ होता है। लेकिन एक समय आता है जब जनन करना हो, तो जनन के दौरान इनके अंदर से एक वायवीय शाखा निकलती है, एक वायवीय शाखा निकलती है जिसके ऊपर पुष्प लगते हैं या पुष्प बनते हैं। तो इस प्रकार के तने को हम कहते हैं स्केप स्टेम कहते हैं। इस प्रकार के तने को स्केप स्टेम कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा अनियन, प्याज। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया शाख। दूसरा हमारा है टाइप झाड़ी या क्षुप। झाड़ी के अंदर हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार ये आकार में होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुवर्षीय यानी कि बहुत वर्ष तक जीवित रहने वाले पादप होते हैं। काष्ठीय, इनके अंदर काष्ठ यानी कि लकड़ी पाई जाती है। काष्ठ यानी कि वुड या लकड़ी कह सकते हैं, वो पाई जाती है। और ये पादप 30 फुट से ऊंचे नहीं पाए जाते। तो जो इनका आकार है वो 30 फुट के नीचे पाया जाता है। भूमि सतह से शाखित। अब इनके अंदर एक ये विशेषता रहती है कि जो इनकी शाखा यानी कि जो इनका ब्रांचेस, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भूमि के साथ, भूमि से ही निकलना शुरू कर देती है। अब जैसे बात करें, ये भूमि है, इसकी जड़ें हैं, और यहीं से एक मुख्य शाखा जा रही है, और यहीं से इसका शाखाएं और दूसरी शाखाएं निकलना शुरू कर देंगी। तो इस प्रकार ये पादप पाए जाते हैं, शाख, झाड़ी या क्षुप कहलाते हैं। क्योंकि इनकी जो हम नॉर्मल पेड़ की बात करें तो नॉर्मल पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो उसका तना ऊपर जाता है, फिर वहां से उसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन इनके अंदर क्या रहता है, भूमि से ही मुख्य शाखा के साथ साथ अन्य शाखाएं निकलनी शुरू कर देती हैं। तो ये बता पाना कि मुख्य शाखा कौन सी है और अन्य शाखाएं कौन सी हैं, इसके अंदर कठिन रहता है। इसका जो एग्जांपल आता है वो गुड़हल और मेहंदी होता है, जो क्या कहलाती हैं, झाड़ी या क्षुप कहलाती हैं। अब हम देखते हैं तीसरा विभेद जो इसका मुख्य है वो है वृक्ष यानी कि ट्री। वृक्ष क्या है, एकल तना। वृक्ष का हमें पता है कि सिंगल स्टेम पाया जाता है, और वो तना आगे ग्रोथ करता हुआ फिर उसकी आगे से ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर लीफ पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती हैं। तो ये एकल तना होते हैं, बहुवर्षीय यानी कि
लंबे समय तक, बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये कठोर हार्ड होते हैं। कास्टीय यानी कि ये वुडन वाले होते हैं जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इनको भी आगे हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है अशाखित। अशाखित वृक्ष का मतलब है कि इनके अंदर जो तना होता है वो अशाखित होता है, दृढ़ यानी कि मजबूत होता है और बेलनाकार होता है। और इसका उदाहरण रहेगा खजूर और ताड़। खजूर का हम वृक्ष देखते हैं, वो बहुत लंबा होता है और उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, बस ऊपर उनके लगी रहती हैं, पत्तियां लगी रहती हैं उनकी, और वहीं पर फल लगते हैं। और बाकी अगर हम नॉर्मल नीम पेड़ की बात करें या हम बरगद की बात करें, आम की बात करें, तो फिर उनके अंदर जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी लगी रहती हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो होता है बहिर्वर्ती। बहिर्वर्ती में अंदर क्या होगा, मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करेगी। जो मुख्य अक्ष है यानी कि जो मुख्य ब्रांच है, मेन ब्रांच है, तना है, वो निरंतर वृद्धि करता जाएगा। पार्श्व शाखाएं मिलकर शंकु बनाती हैं। पार्श्व शाखाएं मिलकर शंकु बनाती हैं। ये पादप निरंतर ग्रोथ करेगा, उसके बाद शाखाएं निकलती जाएंगी और शंकु रूप इसको प्रदान कर देंगी। और जो हम लिनाक्स की बात करें, लिनाक्स के अंदर पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष से अधिक विकसित हो जाती हैं। अब पार्श्व का मतलब होता है कि जो साइड से निकली हुई शाखाएं हैं वो इस मुख्य अक्ष से, ये वाली शाखाएं ज्यादा विकसित हो जाएंगी, अधिक लंबी हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो वृक्ष कहलाता है लिनाक्स कहलाता है। और ये वृक्ष होते हैं गोलाकार होते हैं और इनका उदाहरण रहेगा आम और बरगद। तो इस प्रकार हमने डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स यानी कि पादपों के शरीर के आकार के आधार पर हमने इनको बांटा है। इनके 3 प्रकार हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष, और इनके अंदर हमने इनका वर्णन किया है। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स के आधार पे हमने 3 पॉइंट देख लिए, शाख, झाड़ी, वृक्ष। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है संधि स्तंभ। संधि का मतलब होता है जोड़ और स्तंभ का मतलब है यानी कि तने के अंदर, तो जो तने के अंदर जोड़ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं जिनके तनों के अंदर जोड़ लगे रहते हैं। उदाहरण रहेगा इनका बांस का पेड़ या बांस बोल सकते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। परव एवं परव संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हमें परव संधियां, परव और परव संधि भी दिखाई दे रही है। संधि का मतलब जोड़ होता है। परव खोखले, इनके बीच में कुछ भी नहीं पाया जाता, ये खाली होते हैं, बिल्कुल ही खोखले होते हैं। ये पादप घास होती हैं। जो बांस होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की घास माना जाता है इनको, ठीक है जी। ये क्षुप, शाख और वृक्ष से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हमने इनके अंदर देखा था कि पत्तियां बनती हैं, तने लंबे होते हैं, शाखाएं निकलती हैं, विभिन्न प्रकार के आकार लेते हैं, बहुत वर्षीय होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही इनसे भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि इनके अंदर परव तथा परव संधियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये चौथा प्रकार हो गया हमारा डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स के अंदर, यानी कि पादपों के आकारिकी या शरीर के आकार के आधार पे विभिन्नताएं कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं तनों की प्रकृति के आधार पर पादप विविधता। इससे पहले हमने देखा था जो पादप था उसके आकार के आधार पे हमने उनके अंदर विविधताएं देखी थी। अब हम पादप का जो तना होता है उसके आधार पर पादप विविधताएं देखेंगे। हम जानते हैं कि कई पादप होते हैं या कई वृक्ष होते हैं, उनके जो तना होता है वो मजबूत होता है, लंबा होता है, या फिर हम बात करें कईयों का तना होता है वो क्या होगा, मजबूत के अपोजिट हम क्या बोलते हैं, कमजोर होगा और छोटा होगा। तो इन सब विविधताओं के आधार पे पादपों को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुर्बल स्तंभ युक्त पादप, कि जिन पादपों का जो स्तंभ होता है, तना होता है, स्टेम होता है, वो दुर्बल है, यानी कि कमजोर तने वाले पादप।
कमजोर तने वाले पादप। तो जो स्तंभ होता है वो बिल्कुल कमजोर होता है, दुर्बल, पतला व लंबा होने के कारण क्या करते हैं ये पादप सीधा खड़ा नहीं हो पाता। तो क्या करता है ये, इस प्रकार ये भूमि की सतह के आधार पे ही गति करता है और अपना लंबाई में विरोध करता है। तो तने की इस प्रकृति के आधार पे पुनः इनको आगे डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो इनका जो पहला भाग है वो है अनुसर्पी पादप। अनुसर्पी पादप तो दुर्बल स्तंभ होता है। इन पादपों के अंदर जो तना होगा वो बहुत कमजोर होता है। भूमि पर रेंग कर, यानी कि मान लीजिए ये भूमि है तो भूमि के ऊपर और यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो इस प्रकार रेंगने वाला इस प्रकार ये अपनी ग्रोथ करता है। पर्व संधियों से जड़ें नहीं निकलती हैं। इनकी जो पर्व संधियां होती हैं वहां से जड़ें नहीं निकलती। फिर हमने इनको आगे तीन मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला वो इसका भाग है भूशायी। भूशायी से मतलब है कि भू यानी कि भूमि, शायी यानी कि लेटा हुआ, शयन अवस्था में। तो दुर्बल इस प्रकार के जो पादप होते हैं, दुर्बल की ही हम बात कर रहे हैं, तो दुर्बल के अंदर दुर्बल पादप ही होगा। पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर रेंगता है, बिल्कुल भूमि के ऊपर ही रेंगेगा, बिल्कुल भी ऊपर उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इनका जो तना होता है वो बहुत कमजोर होता है और अधिक लंबा होने के कारण ये अपना वजन है वो सहन नहीं कर पाता। इनके अंदर यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते, इस कारण ये भूमि पर ही रेंगता है। इसका उदाहरण है बेसेला रुब्रा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अवरोही प्रकार पे। अवरोही पादप होते हैं जो भूशायी यानी कि जो भूशायी जो पादप होते हैं लगातार इस प्रकार रेंगते हुए चलते हैं और वो यदि उठने की कोशिश करता है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, तो उस प्रकार का पादप कहलाता है अवरोही पादप। और इसका उदाहरण रहेगा ट्राइडेक्स प्रोकैम्पस। ट्राइडेक्स प्रोकैम्पस। अब तीसरा जो हमने पॉइंट है लिखा है, इसको विभाजित किया है, वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी कि जो इनका तना होगा वो दुर्बल अनुसर्पी स्तंभ जिसकी शाखाएं भूमि पर फैल जाती हैं। मान लीजिए कोई ये पादप है और इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकली, भूमि पर फैल रही हैं इस प्रकार, तो ये कहलाते हैं डिफ्यूज, यानी कि फैल जाना, विस्तृत हो जाना। तो ये तीन प्रकार हो गए हमारे अनुसर्पी पादप के। वापिस से देख लेते हैं भूशायी, अवरोही और डिफ्यूज। भूशायी के अंदर जो पादप तने होते हैं वो भूमि के सहारे रेंगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका तना बहुत कमजोर होता है, वो अपना ऊपर की तरफ गति नहीं कर पाता। अवरोही, जब भूशायी पादप अपनी गति करते हुए, रेंगते हुए यदि उठने की कोशिश करते हैं और वो कहलाते हैं अवरोही पादप। डिफ्यूज पादप से मतलब है कि जिन पादपों के तने कमजोर होते हैं वो अपने क्या करते हैं, शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को पृथ्वी पर चारों तरफ फैला देते हैं, तो वो कहलाता है डिफ्यूज पादप। और उसका उदाहरण रहता है पुनर्नवा। पुनर्नवा। तो इस प्रकार ये अनुसर्पी पादप के प्रकार हुए।